नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। अगर दोस्तों आप एग्जाम तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि इस समय हम क्लास 9th के 2019 के CHS के पेपर को हल कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने इसके एक वीडियो को अपलोड कर दिया था जिसमें हमने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए थे। दोस्तों आपको पता है कि CHS में आपके कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के, 20 क्वेश्चन जीके के। तो 20 क्वेश्चन हमने हिंदी के जो आए थे 2019 में उसको कर लिया था, और आज हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो आपके साइंस के आए थे। तो 2019 में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे उसको आज हम हल करने वाले हैं इन 20 क्वेश्चनों को। अगर आपने दोस्तों इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर ऊपर जो आई बटन है उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो आपको इसकी दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनी है 2019 पेपर क्लास 9th का, उसको है उसकी लिंक आपको जो आई बटन है उस पर भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को जो समाप्त होगा तो इन स्क्रीन में भी मिल जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन लाइन चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जाकर इसके पहले वीडियो को देख लीजिएगा, और आज से साइंस का दूसरा वीडियो है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर साइंस का पहला और पूरे 100 क्वेश्चनों का 61वां प्रश्न है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि का दोषपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति को बहुत छोटा या बहुत लंबा बना सकता है। यह ग्रंथि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कि पैंक्रियास। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी सही जगह, जो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका अगर दोषपूर्ण कार्य हो जाता है तो कोई आदमी बहुत लंबा या फिर बहुत छोटा हो सकता है। दोस्तों इसकी लोकेशन परीक्षा पूछ जाती है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के निचले भाग में जाती है। और इससे कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, जिसको आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? सबसे छोटी ग्रंथि है। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो पहली बात आप याद रखेंगे कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका दोषपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति को बहुत छोटा है फिर बहुत बड़ा बना सकता है, तो पीयूष ग्रंथि है। ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है और ये आपकी इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकास के प्रारंभिक चरण में गर्भाधान के 7 सप्ताह तक एक अजन्मे बच्चे की अवस्था को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? आपके पास अंडाणु, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण की युग्मनज। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि भ्रूण। चलिए दोस्तों, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल इज, केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है क्या? पहला ऑप्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया फिर केंद्रक। दोस्तों केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है आपका कोशिका भित्ति। दोस्तों आपकी जो पादप कोशिका होती है आपकी इस प्रकार से होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। तो इसका जो एकदम इसका एक बिल्कुल बाहर का जो आवरण होता है, बाह्यतम जो परत होती है, इसे हम कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। और यह केवल और केवल आपकी किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वहाँ पर आपके जो सबसे बाह्यतम परत होती है आपकी कोशिका झिल्ली की होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखेंगे। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी है, तो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों एक बात और याद रखिए कि कोशिका भित्ति के अलावा जो लवक होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड इंग्लिश में, ये भी केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लवक की बात करें तो आपके ये 3 प्रकार होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। इसके बारे में डिटेल यहाँ पर मैं नहीं बताता हूँ, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में रिंग वर्म के कारण होते हैं। रिंग वर्म इज ह्यूमन इज कॉज्ड बाई, आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगी, उसके बाद आपका निमेटोड्स, फिर विषाणु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फंगी, जिसे कहते हैं कवक। इसी की वजह से रिंग वर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। जो एक टेडपोल होता है ये जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपका बार बार रिपीटेड रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कायांतरण। क्या कहते हैं? उसे कायांतरण कहते हैं। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे आपका कायांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करक्यूमा लॉन्गो आपका किसका स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है जिंजर, अदरक, लौंग, लाल मिर्च या फिर आपका हल्दी।
जिसे टर्मरिक कहते हैं। तो इसका विकल्प आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टर्मरिक जिसे कहते हैं हल्दी, क्या आपका कर्क्यूमा लोगों का स्रोत है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम तक चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आपके आते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो 100 क्वेश्चन का हल है ये आपके क्लास 9th के लिए है और ये 2019 का पेपर है। और अभी अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा, आप लोग कमेंट कर बताएंगे अपनी फीडबैक, तो हम इसके 2019 से 2017 का भी पेपर आपको क्लास 9th के लिए करा देंगे। इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा प्यार आता है तो भी मैं कई सारे ओल्ड पेपर आपको कराऊंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? आपका ऑप्शन चौथा सही जाएगा, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी अंडाणु की होती है। किसकी होती है? आपकी ओवम की होती है। और अगर पूछता कि मानव शरीर की सबसे छोटी आपकी कोशिका कौन सी होती है, तो आपकी स्पर्म होती है। क्या होती है? स्पर्म, शुक्राणु। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? आपकी माइकोप्लाज्मा। ये पूरी यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट सेल होती है। और पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जो शुतुरमुर्ग होता है, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं, शुतुरमुर्ग, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। आपकी सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी गर्म करने की विधि है। तो पानी गर्म करने की कौन सी विधि है? दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी सीजिएगा, संवहन विधि है, जिसे आपको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मास या फिर प्रेशर, त्वरण, संवेग, द्रव्यमान या फिर दाब। दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, दाब। दोस्तों P बराबर होता है F/A। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को आप क्या कहते हैं? आपको दाब कहते हैं। यहाँ पर आपका F मतलब होता है आपका फोर्स, जिसे कहते हैं बल, और A मतलब होता है आपका एरिया, जिसे कहते हैं आप क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे दोस्तों पूछ लेता है कि दाब की SI यूनिट क्या है, तो दाब की आपकी SI यूनिट होती है आपकी पास्कल। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है आपका कि जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, 3 व्यक्ति P, Q, R समान बल से एक वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वस्तु की गति किस दिशा में होगी? दोस्तों P से अपनी तरफ खींच रहा है, R इसे अपनी तरफ खींच रहा है और Q से अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये कहाँ जाएगी? दोस्तों जो आपकी ये वस्तु है, इसे R तो इस तरफ खींच रहा है और Q जो है इस तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों बल का जो दोनों बल हैं, इसका परिणामी बल आपका शून्य हो जाएगा, तो ये वहाँ पर स्थिर रहेगी। और P जो है इसको ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, तो ये जो वस्तु है आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन चौथा से जाएगा, चौथा नहीं, आपका ऑप्शन सी से जाएगा कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जाएगी। किस तरफ जाएगी? आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर दोस्तों ये वस्तु इस प्रकार से होती, इस प्रकार से आपकी वस्तु होती, एक बल इस तरफ लगाता होता, एक बल इस तरफ लगा होता, एक बल इस तरफ और एक बल इस तरफ, तो आपका ये वस्तु स्थिर रह जाती। क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाओं में बल लग रहा है, तो परिणामी बल जो आपका होता है शून्य हो जाता। लेकिन ये दोनों बलों का परिणामी बल शून्य हो जा रहा है और इसे ऊपर की तरफ खींच लिया जा रहा है, तो इसका विकल्प आपका ऑप्शन सी जगह ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट जो है इज यूनिट ऑफ, तो किसकी यूनिट है? आपके पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी की, आयाम की, जिसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, उसके बाद है टाइम पीरियड की या फिर चाल की। तो जो हर्ट्ज है यह आपकी फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति, किसकी? आपकी आवृत्ति की क्या आपकी इकाई है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो आयाम है, एम्पलीट्यूड जो दोस्तों आयाम है, इसकी SI यूनिट होती है आपकी मीटर। दोस्तों आयाम आपने पढ़ा होगा, जो अब इस तरफ की आपकी तरंग जाती है और ये जो कंपन होता है, इससे जो मीडियम से जो सबसे अधिकतम दूरी होती है, इसे आप आयाम कहते हैं। और 1 सेकंड में आपके कंपन की मात्रा को दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। और तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो आपकी जो एक कंपन होता है उसमें चली गई दूरी को, जैसे एक कंपन आपका यहाँ से यहाँ तक पूर्ण होता है, तो इनके और इनके बीच की जो इतनी दूरी होती है तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे आप एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो इतनी एडिशनल पॉइंट मैंने आपको दे दी, जो अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इस जगह हर्ट्ज किसकी यूनिट है? आपकी आवृत्ति की है। किसकी है? आपकी फ्रिक्वेंसी की है। अगर दोस्तों चाल की पूछे, तो चाल का होता है मीटर पर सेकेंड यूनिट।
और टाइम पीरियड के पूछे, समय का पूछे, तो समय का होता है आपका सेकेंड या SI यूनिट। तो अब मैंने आपको आयाम का बता दिया, आयाम हो जाएगा आपका मीटर, अब समय अंतराल का सेकंड, चाल का मीटर पर सेकंड और आवृत्ति का आपका हर्ट्ज। इनमें सारे क्वेश्चनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल। तो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाएगा असंजक बल। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आपको असंजक बल कहते हैं और समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आपको ससंजक बल कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपके जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, इसमें 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? आपके 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। उसमें जो सबसे कमजोर बल होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उसमें जो सबसे प्रबल होता है उसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो ये आप जानकर चलिए कि नेचर में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, आपका दुर्बल अंतराण्विक बल, विद्युत चुंबकीय बल और आपका नाभिकीय बल। तो उसमें सबसे कमजोर पूछ सकता है कि प्रकृति में पाया जाना सबसे दुर्बल मूल बल कौन सा है? तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और सबसे प्रबल पूछे तो नाभिकीय बल होता है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों कई सारे एडिशनल पॉइंट भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप एक नोटबुक लेकर हमारे साथ बैठिए और जितने भी एडिशनल पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लिखते चलिए, और अगर उसको आप याद कर लेंगे तो आपकी परीक्षाओं में वे एक क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप CHS की तैयारी करें, CHS इंट्रेंस एग्जाम अगर आपका क्लास 9th में है, 6th में या फिर 11th में है, तो आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में साइंस की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आपको साइंस की जो साइंस है इसके वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको कई सारे वीडियो कराए गए हैं, और इसके एक वीडियो में आपको 25 प्रश्न कराए गए हैं। अभी तक इसके दोस्तों कुल 10 पार्ट आए हैं, और आपके 250 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और इन 250 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो साइंस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा रहेगा साइंस MCQ क्विज। उसके बाद उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी रहेगी, अगर आप उसको खोल देंगे तो आपको सारे वीडियो खुल जाएंगे, और देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद्युतदर्शी एक यंत्र है, विद्युतदर्शी इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, एक यंत्र है, इज ए डिवाइस। तो किसके लिए है? आपके पास पहला ऑप्शन है टू टेस्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन जांचने के लिए, टू टेस्ट ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जांचने के लिए, टू टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश पता लगाने के लिए, कि टू टेस्ट इलेक्ट्रॉन को जांचने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी जगह विद्युत आवेश पता करने के लिए, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों टू टेस्ट हार्ट बीट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसके? स्टेथोस्कोप। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, स्टेथोस्कोप कहते हैं। और टू टेस्ट ब्लड प्रेशर तो इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि बर्फ को जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त ऊष्मा को कहते हैं। तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड। उससे क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, कि गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जाएगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। आपके पास ऑप्शन है कॉस्टिक सोडा, फिर एलम है जिसे कहते हैं फिटकरी, फिर आपका सिलिका है, फिर आपका क्या है? आपका ग्रेफाइट है। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है ये प्रकार की यौगिक नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दोस्तों कि लौह का अयस्क है। तो जो लौह जिसे कहते हैं आयरन तो और ऑफ आयरन इज, लौह का अयस्क क्या है दोस्तों? तो लौह का अयस्क आपका मैग्नेट है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है आप में से कई सारे लोगों को पता होगा। और दोस्तों और ये भी जो क्वेश्चन है बाक्साइड यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम। तो इस बात को याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लेता कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है तो आपको बॉक्साइड होता है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि लौह का अयस्क क्या है तो आपका मैग्नेटाइट है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु युक्त अम्ल है। तो कार्बन परमाणु युक्त कौन सा है? तो दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल है, जिसका आपका सूत्र रहता है HCOOH। तो इसमें सी क्या आपका? कार्बन के रूप में है। तो कार्बन परमाणु युक्त अम्ल क्या है? आपका फॉर्मिक अम्ल है। दोस्तों बहुत लोगों ने इसका उत्तर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगाया था। क्या लगाया था? HCl। लेकिन इसमें दोस्तों आपका कार्बन परमाणु युक्त अम्ल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है ये केवल सी नहीं है, पूरा Cl है, और Cl यहाँ पर क्या है? आपका क्लोरीन।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों आपके अमाशय से निकलता है और इसमें क्या आपका हाइड्रोजन है और आपका क्लोरीन है, कार्बन परमाणु युक्त अम्ल इसमें नहीं है, इसमें आपका फॉर्मिक अम्ल है। और दोस्तों जो मधुमक्खियां होती हैं क्या होती हैं, जो आपकी मधुमक्खियां होती है उनके काटने पर आपको खुजली क्यों होती है, क्योंकि उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अपक्रिया है, तो ऊपर दी गई अपक्रिया कैसी है, द एबव रिएक्शन इज ए, आपके पास ऑप्शन है संयोजक अपक्रिया, संयोजक अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया की आपकी विस्थापन अपक्रिया। तो आपके पास ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया की विस्थापन अपक्रिया। दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन चतुर्थ होगा विस्थापन अपक्रिया। जो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो अपक्रिया दी गई है Fe2O3 प्लस 2Al, उसके बाद आपका हो जाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया, आपकी विस्थापन अपक्रिया है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है। तो निम्न में से कौन सा तत्व है जो स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है, आपके पास ऑप्शन है लौह, कार्बन, जस्ता की दोस्तों क्रोमियम। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा जिंक, जिसे कहते हैं जस्ता। ये आपका स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है। दोस्तों आपकी किसका है, कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपकी परीक्षा में केमिस्ट्री के, बायो के और फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन पूछाते हैं। और अगर आप जो मैंने आपको बताया कि साइंस एमसीक्यू क्विज की जो आपकी प्लेलिस्ट जो मैंने दे दी है, वहाँ पर आपको 250 क्वेश्चन अभी तक कराए गए, इसके और सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, उन सारे वीडियो को देख लेंगे, तो आपके साइंस के एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएंगे। तो यहाँ पर साइंस का अंतिम और 80वां क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थान होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में गहरे अंदर तक दबे होते हैं कि पदार्थ से प्रतिघात के बिंदु को ठीक ठीक ज्ञात किया जा सकता है। तो जो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किस निष्कर्ष पर पहुंचा था, तो इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थान होता है। दोस्तों रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इस प्रकार से पूरा आपका क्या होता है, परमाणु होता है। किस प्रकार से आपका, इस प्रकार से आपका पूरा परमाणु होता है। इसमें बीच में दोस्तों आपका नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही जाएगा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है और द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित होते हैं। ये आपका दिया था आइंस्टीन ने E बराबर mc² जो दिया था, E बराबर mc² सापेक्षता का सिद्धांत, उसमें बताया गया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता कि आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था उससे क्या निष्कर्ष निकला, तो उससे निष्कर्ष निकला कि द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन साइंस के, जो पिछले वर्ष 2019 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और इन सारे क्वेश्चनों को डिटेल वाइज मैंने बताया। अगर आप इस नोटबुक में सबको नोट कर लीजिएगा और सारे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसके जब मैं नेक्स्ट वीडियो को डालूं, जैसे कि भी इसके बाद आपको जीके जीएस का भी क्वेश्चन कराना है, उसके बाद अभी मैथ के और आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके हल कराने हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर आप CHS में क्लास 6, 9 या फिर 11th में है, तो आपको जल्द से जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा कट ऑफ का। 2020 में आपको कितनी कट ऑफ रह सकती है, संभावित कट ऑफ की वीडियो आपको फुल डिटेल में मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में और आई बटन पे कुछ ऐसे वीडियो के लिंक मिले जैसे कि इसका एग्जाम कब होगा, किस प्रकार की क्या संभावना है। और दोस्तों हमने हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट का साइंस की एक प्रैक्टिस सेट भी करवाई थी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वे जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को वहाँ पर हमने संग्रह किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक।